ये ईरान की महिला फुटबॉल टीम है। करीब 3 हफ्ते बाद ऑस्ट्रेलिया से टूर्नामेंट खेलकर वापस अपने वतन लौटी हैं, इसीलिए इनका स्वागत किया जा रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। हजारों लोग ईरानी झंडा लेकर नारे लगा रहे हैं, मेरी पसंद मेरा वतन। इन महिला खिलाड़ियों को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि इन्हीं खिलाड़ियों को 2 हफ्ते पहले नेशनल टेलीविजन पर देशद्रोही और गद्दार कहा जा रहा था। खिलाड़ियों ने अपने देश वापस लौटने तक से मना कर दिया था। अपने होटल से चोरी छिपे भागकर कई खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार से शरण मांगी थी, लेकिन फिर अचानक अपना फैसला बदल लिया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी? तस्वीरों को ध्यान से देखने पर लगता है कि जश्न के बीच खिलाड़ियों के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। इक्का दुक्का चेहरों को छोड़ दें तो सभी के चेहरे पर सवालों का बोझ नजर आता है। सवाल कि क्या अपने देश वापस लौटकर सही किया या फिर नहीं? क्या परिवार की सलामती के लिए आजादी की कुर्बानी देनी पड़ी? क्या जो साथी खिलाड़ी वापस नहीं आई हैं, उन्होंने सही किया? ये सवाल और इनके इर्द गिर्द की बेचैनी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। तारीख 28 फरवरी। तेहरान शहर के बीचों बीच एक के बाद एक मिसाइलों से हमला होता है। अगले दिन खबर आती है कि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए हैं। हमले के बाद एक ऐसी जंग शुरू होती है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया पर संकट डालने वाली थी। इधर जंग से ठीक पहले ईरान की महिला फुटबॉल टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है विमेन एशियन कप में भाग लेने के लिए। टूर्नामेंट 1 मार्च से शुरू होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जंग शुरू हो जाती है। ईरान की टीम का पहला मैच होता है 2 मार्च को साउथ कोरिया से। इसी दिन से सारा विवाद शुरू होता है। मैच से पहले जब ईरान का राष्ट्रगान बजता है, तब महिला खिलाड़ी चुप रहती हैं, वो राष्ट्रगान नहीं गाती। राष्ट्रगान जो ईरान की इस्लामिक सत्ता की शान में गाया जाता है, उसका बखान करता है, लेकिन महिला खिलाड़ी उसका बहिष्कार करती हैं। ये बहिष्कार तुरंत सुर्खियों में आ गया। दुनिया भर में इसे इस्लामिक सत्ता के खिलाफ एक साहसिक विरोध माना गया। खिलाड़ियों को निडर होने का तमगा मिला, लेकिन उनके अपने ही घर में उन्हें गद्दार और देशद्रोही करार दिया गया। ईरान की सरकारी मीडिया के एंकर लाइव टेलीविजन में आकर इन महिला खिलाड़ियों को गद्दार बुलाते हैं। कहते हैं कि ये तो देश की बेइज्जती की हद है। युद्ध के समय ऐसे गद्दारों से सख्ती से निपटना चाहिए, यानी अपने ही देश की खिलाड़ियों को खुली धमकी। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ईरान में पहले से ही महिलाओं पर कई सारी पाबंदियां हैं। बिना हिजाब वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, और अगर निकल गई तो इसके लिए सजा दी जाती है। यहाँ तक कि जब महिला खिलाड़ी फुटबॉल खेल रही होती है, तब भी हिजाब से सिर ढकना अनिवार्य है। एक बार साल 2024 में ईरानी महिला फुटबॉल टीम की कप्तान ज़हरा कनबरी एक गोल का जश्न मना रही थी, तब उनके सिर से गलती से हिजाब छूट गया था। केवल इतने भर के लिए उन्हें टीम से सस्पेंड कर दिया गया था। उन्हें खेलने की मंजूरी तब मिली जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफी मांगी थी। अब ऐसे माहौल में राष्ट्रगान ना गाने जैसे अपराध पर महिला खिलाड़ियों के साथ क्या सलूक किया गया, ये ख्याल भर ही डराने वाला है। सवाल उठने लगे कि क्या ये खिलाड़ी अब वापस अपने देश में जाने पर सुरक्षित रहेंगी? ऑस्ट्रेलियाई सरकार से गुहार लगाई जाने लगी कि इन खिलाड़ियों को वहां शरण दी जाए। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महिला खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि अगर ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन्हें शरण नहीं देगी तो हम शरण देने के लिए तैयार हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार भी खिलाड़ियों को शरण देने के लिए राजी हो गई। इस हंगामे के बीच 5 मार्च को ईरान की टीम जब अपना दूसरा मैच खेलने के लिए उतरती है, तो राष्ट्रगान भी गाती है और उसे सलामी भी देती है। 8 मार्च को तीसरे मैच में भी इसी तरह से राष्ट्रगान गाया गया। तब तक ईरानी टीम अपने तीनों मैच हार चुकी थी। टूर्नामेंट में उसका सफर वहीं खत्म हो गया। 10 मार्च को टीम को वापस ईरान के लिए रवाना होना था, लेकिन सवाल कि पहले मैच में राष्ट्रगान ना गाने वाली महिला खिलाड़ियों ने दूसरे और तीसरे मैच में ऐसा क्यों किया, यानी राष्ट्रगान क्यों गाया? माना यही गया कि जिस तरह से पहले मैच के बाद खिलाड़ियों को डराया धमकाया गया, इससे वो डर गई थी। ये बात तब और भी ज्यादा पुख्ता हुई जब तीसरे मैच के बाद खबर आई कि 5 महिला खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से शरण मांगी है। इनमें खुद टीम की कप्तान ज़हरा कनबरी भी शामिल थी। ये खिलाड़ी वापस अपने देश नहीं लौटना चाहती थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि ईरान में इस्लामिक शासन के लोग ऑस्ट्रेलिया में भी खिलाड़ियों के साथ थे। उन पर लगातार निगरानी रख रहे थे। ये ध्यान रख रहे थे कि खिलाड़ी सरकार या फिर देश के खिलाफ ना जा पाएं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस्लामी शासन की वफादार फोर्स इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े लोग भी इस निगरानी में शामिल होते हैं। ब्रिटेन से चलने वाली ईरानी मीडिया संगठन ईरान इंटरनेशनल की एक पत्रकार राहा पोरबक्स लिखती हैं, ईरानी मीडिया में ये कहा जाने लगा था कि महिला खिलाड़ियों को वापस लौटने पर सार्वजनिक सजा दी जाए।
मैंने तभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को इस बारे में आगाह करना शुरू कर दिया था। पश्चिमी मीडिया ईरान की सरकारी टीवी को फॉलो नहीं करता, इसीलिए मैंने उसका वीडियो क्लिप ट्रांसलेट करके CNN और रॉयटर्स के पत्रकारों को भेजा। ABC न्यूज की पत्रकार ट्रेसी होम्स को भी दिया था। राहा के मुताबिक ट्रेसी होम्स ने उसी रात ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री का एक इंटरव्यू लिया और उनसे महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी किया। इन सब के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने खुद खिलाड़ियों को सुरक्षा देने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया की फेडरल पुलिस को उस होटल की लॉबी में तैनात कर दिया गया जहां ईरानी टीम ठहरी हुई थी। राहा पोरबक्स के मुताबिक ईरानी सरकार भी हालात को काबू करने में लगी हुई थी। वो किसी भी कीमत पर खिलाड़ियों को वापस अपने देश लाना चाहती थी। इसीलिए सरकार ने ईरान फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष मेहदी ताज को ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला किया। हालांकि राहा बताती हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो ईरानी सेना के नजदीकी थे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इसे खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए खतरा भी माना। इसके बाद ईरानी सरकार ने फेडरेशन के दूसरे प्रतिनिधि को ऑस्ट्रेलिया भेजा, जाहिर तौर पर खिलाड़ियों की वापसी के लिए, क्योंकि अगर वो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में ही रुक जाती तो ईरानी शासन की छवि के लिए बहुत बुरा होता। लेकिन फिर भी शुरू में ईरानी सरकार उन्हें रोक नहीं पाई। 5 महिला खिलाड़ी जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से शरण मांगी थी, वो अपने होटल से भाग निकली। इसको लेकर भी जो डिटेल्स मिलती हैं वो चौंकाने वाली हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि खिलाड़ी ईरानी सुरक्षा अधिकारियों के घेरे से किसी तरह बचकर होटल से बाहर निकली थी। इसमें ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उनकी मदद भी की थी। तब भी ईरानी अधिकारियों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, यानी कि दूसरे देश में भी जाकर महिला खिलाड़ियों को अपनी सरकार से छिपकर भागना पड़ता है। लेकिन गनीमत रही कि 5 खिलाड़ी सुरक्षित बाहर निकल गए। तुरंत पुलिस उन्हें सेफ ठिकानों पर लेकर गई। खुद ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री ने बाद में बताया कि इन खिलाड़ियों से कई दिनों से असाइलम यानी शरण देने की बातचीत चल रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई थी, यानी उन्हें वहां भी जान का खतरा था। इधर 10 मार्च को जब ईरानी टीम की वापसी थी तब 2 और सदस्यों ने जाने से इनकार कर दिया। इसमें एक खिलाड़ी और एक महिला स्टाफ की सदस्य शामिल थी, यानी कि कुल 7 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में ही शरण लेने का फैसला किया। इनके ऑस्ट्रेलिया में रुकने पर खुशी मनाई गई। अखबारों में फ्रंट पेज पर इनके साहस की तारीफें की गई। इसे खिलाड़ियों की आजादी से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि एक एक करके खिलाड़ियों ने अपना मन बदलना शुरू कर दिया। जिन 7 खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में शरण ली थी वो वापस जाने लगी। तब तक बाकी टीम मलेशिया पहुंच चुकी थी और एक होटल में ठहरी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में जो खिलाड़ी रुक गई थी उन्होंने भी एक एक करके उन्हें ज्वाइन कर लिया। अंत में केवल 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में बची, बाकी सब वापस आ गईं। तो ऐसे में सवाल लाजमी है कि जब शुरू में खिलाड़ियों ने रुकने का फैसला लिया था तो फिर वापस क्यों आ गई? जवाब चिंताजनक है। कई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का दावा है कि जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में रुक गई थी, ईरान में उनके परिवार पर उन्हें वापस बुलाने का दबाव बनाया जा रहा था। उन्हें डराया धमकाया जाने लगा, यहां तक कि खिलाड़ियों के परिवार वालों को बंधक तक बना लिया गया था। ईरान नेशनल फुटबॉल टीम की पूर्व खिलाड़ी और अब देश से बाहर रहकर महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाली शिवा अमीनी अमेरिकी मीडिया संस्थान को दिए एक इंटरव्यू में बताती हैं, ईरान की सरकार ने खिलाड़ियों के परिवार को धमकाना शुरू कर दिया, उनके परिवारों को बंधक बना लिया। इसी वजह से उन्हें अपने शरण की अर्जी वापस लेनी पड़ी और ईरान लौटना पड़ा। यानी सीधे तौर पर खिलाड़ियों को धमकाया गया कि अगर वो ईरान वापस नहीं लौटी तो उनके परिवार को खतरा है। ऐसे में खिलाड़ियों के सामने कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, या तो वो खुद की आज़ादी चुनती या फिर परिवार की सलामती। और शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में नई जिंदगी और आज़ादी हासिल करने के बाद भी खिलाड़ी वापस लौट आईं। चूंकि ईरान में अभी भी जंग के हालात हैं, इसीलिए ये महिलाएं मलेशिया ओमान के रास्ते से होते हुई तुर्की से सड़क मार्ग से ईरान पहुंची। ईरान लौटने पर इनका हीरो की तरह स्वागत किया जा रहा है। ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ईरान उल्टा ऑस्ट्रेलिया पर ही आरोप लगा रहा है कि उसके खिलाड़ियों पर दबाव बनाया गया कि वो वापस नहीं जाएं। खिलाड़ियों के स्वागत में जो कार्यक्रम तेहरान में रखा गया उसमें ईरानी फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष मेहदी ताज ने कहा कि ये निश्चित है कि ये खिलाड़ी अपने वतन, अपने झंडे, अपने नेता और अपनी क्रांति के प्रति पूरी तरह वफादार हैं। हम सब उन्हें यहाँ शाबाशी देने और उनकी प्रशंसा करने के लिए जमा हुए हैं। भले ही वो महिलाएं हैं, लेकिन उन्होंने मर्दों जैसा साहस और ताकत दिखाई है।
वहीं ईरानी सरकार के प्रवक्ता फातिमा मोहज़ेरानी ने टीम के खिलाड़ियों से कहा कि पूरा ईरान आप लोगों का इंतजार कर रहा है, आपका स्वागत है। तो इस कहानी का अंत ऐसे मोड़ में हुआ जहां बाहर से सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन भीतर खाने क्या तूफान चल रहा है, इसकी ज्यादा भनक किसी को नहीं है। उम्मीद यही की जा सकती है कि सभी खिलाड़ी सुरक्षित रहें, सकुशल रहें, भविष्य में अपना और अपने देश का नाम रोशन करती रहें। इस खबर में इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। खबर लिखी है हमारे साथी सचिन पांडे ने। मेरा नाम है विभावरी। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।